वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द कस्टम ऑफ द कंट्री बाय ईडिथ वॉर्टन। ईडिथ वॉर्टन का ये नॉवल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, नॉवल का इंट्रोडक्शन, टाइटल के मीनिंग को, देन कैरेक्टर्स को और इसकी प्लॉट समरी को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ईडिथ वॉर्टन को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। इनकी बर्थ हुई थी जनवरी 24, 1862 में एंड इनकी डेथ हुई थी अगस्त 11, 1937 में। अमेरिकन राइटर थी एंड ये डिज़ाइनर भी थी। एंड ये जिस एज को रिप्रेजेंट यहाँ पर करी है वो गिल्डेड एज है। अब गिल्डेड एज कब थी? 1870s के टाइम पर रिकंस्ट्रक्शन का टाइम चल रहा था, रिफॉर्मेशन का टाइम चल रहा था, या फिर उसको प्रोग्रेसिव इरा भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो है वो प्रोग्रेस हो रही थी। जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स थी उसमें चेंज आ रहा था, जो लॉज थे उसमें चेंज हो रहा था। सो इस एज में जो है वो हर चीज़ चेंज हो रही थी, रिफॉर्म हो रही थी, रिकंस्ट्रक्ट हो रही थी, रीबिल्ड हो रही थी। तो इरीज जो है वो इसी चीज़ को जो है वो अपने लिटरेरी वर्क्स में रिप्रेजेंट करती हैं। वो अरिस्टोक्रेसी को डिस्कस करती हैं, न्यूयॉर्क की अरिस्टोक्रेसी कैसी थी उस चीज़ को डिस्कस करती हैं। एंड अपर क्लास न्यूयॉर्क में कैसी थी, वो कैसे सर्वाइव कर रहे थे, एंड रेपुटेशन कितनी मैटर करती थी, स्कैंडल्स किस तरह से बनते थे, एंड स्कैंडल्स को जो है वो एग्जैजरेट कैसे किया जाता था। और हर कोई जो है वो अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत केयरफुल रहता था कि मेरा जो है वो कोई स्कैंडल ना बन जाए। तो इस एज को जो है वो एडीथ रिप्रेजेंट करती हैं। और आज का जो नॉवल है इसमें भी हम सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अपर क्लास को देखेंगे, हम वुमेन ऑपरेशन को देखेंगे, मैरिज को देखेंगे, मैरिज गेम्स को देखेंगे, डाइवोर्स को डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ जो है वो आज के नॉवल में हम डिस्कस करने वाले हैं। नॉवल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। द कस्टम ऑफ द कंट्री, ये जो नॉवल है ये 1913 में लिखा गया था एंड ये एक ट्रेजिक कॉमेडी ऑफ मैनर्स नॉवल, इसको अमेरिकन ऑथर एडिथ वॉर्टन ने लिखा है। मीन्स कि हमें इसमें ट्रेजिडी भी मिलने वाली है एंड कॉमेडी भी मिलने वाली है, क्योंकि इस नॉवल में राइटर ने जो है वो क्रिटिसाइज किया है सोसाइटी को, अरिस्टोक्रेट्स को क्रिटिसाइज किया है, न्यूयॉर्क सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है, एंड गिल्डेड एज को जो है वो क्रिटिसाइज किया है। टाइटल के मीनिंग को डिस्कस करते हैं। इस नॉवल को टाइटल दिया जाता है द कस्टम ऑफ द कंट्री, कि किसी भी कंट्री का कस्टम क्या है, उसकी ट्रेडिशन क्या है, या फिर एक ऐसी हैबिट जिसको जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो राइटर डिस्कस करते हैं कि जो कस्टम्स होती हैं वो चेंजिंग भी होती हैं और कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। एंड जो फर्स्ट कस्टम है किसी भी कंट्री की, जो मेजर कस्टम मानी जाती है वो मैरिज होती है। अब मैरिज के अंदर बहुत सारे अपहेवल्स होते हैं, उसमें विमेन को सफ़र भी करना पड़ता है। अगर वो सिंगल है तब भी विमेन जो है वो सफ़र करती हैं। अगर वो एक मैरिज में है और वो अनहैप्पी मैरिज में है तब भी उन्हें जो है वो सफ़र करना पड़ता है। और अगर वो डाइवोर्स्ड हैं तब भी उन्हें सफ़र करना पड़ता है। एंड अगर वो विडो हो चुकी हैं तो तब भी जो है उन्हें सफ़र करना पड़ता है। तो ये जो मैरिज मार्केट है इसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है, जो जेंडर सफ़र करता है, वो वुमेन है। तो इस चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टाइटल रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड सेकेंड जो है वो पेट्रार्चल जो ऑपरेशन ऑफ वुमेन है, और जो वुमेन पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दी जाती हैं। एक डाइवोर्स्ड वुमेन को जो है ना वो कहा जाता है कि तुम्हें जो है ना वो सोसाइटी में अब बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना होगा, रिस्ट्रिक्टेड रहना होगा, और एक सोसाइटी में उसे वो स्टेटस नहीं मिलता है जो कि एक लेडी को मिलना चाहिए, एक वुमेन को मिलना चाहिए। सो यहाँ पे टाइटल यही रिप्रेजेंट करता है कि जो कस्टम्स हैं वो कितने ऑड होते हैं, एंड कस्टम्स के थ्रू जो है वो किस तरह से किसी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, एंड कोई जो है वो कैसे ऑपरेशन को फेस करता है। तो ये हमारा हो गया टाइटल। अब आते हैं हम करेक्टर्स की तरफ। जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है आज के नॉवल की वो है अंडीन स्प्रैग। अंडीन स्प्रैग एक्चुअली में एक यंग वुमन है और ये प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल की। एंड ये 3 मैरिजेस करती हैं इस नॉवल में, एंड एक इनका जो है वो अफेयर होता है। नेक्स्ट करेक्टर है अंडीन्स फादर। अंडीन के जो फादर हैं वो एक फाइनेंशियल हैं, मीन्स के अंडीन का जो फर्स्ट हस्बैंड था वो इनको एक्सप्लॉइट करता है या फिर ब्लैकमेल करता है कि मुझे जो है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट दो। एंड नेक्स्ट करेक्टर है अंडीन्स मदर, जो कि एक हाउस वाइफ है और ये अंडीन की मदर हैं। नेक्स्ट करेक्टर है एल्मर मोफत। एल्मर मोफत अंडीन का फर्स्ट हस्बैंड है। नेक्स्ट करेक्टर राल्फ मार्वल है। ये न्यूयॉर्क सिटी से बिलोंग करता है, एक जेंटलमैन है, एंड ये अंडीन का सेकंड हस्बैंड है। पीटर वैन डिगन नेक्स्ट करेक्टर है जो जिसके साथ अंडीन का अफेयर था। नेक्स्ट करेक्टर है रेमंड। रेमंड जो है ये एक फ्रेंच अरिस्टोक्रेट है एंड एंडीन का ये थर्ड हस्बैंड है। एंड लास्ट हमारा करेक्टर है पॉल मार्वल। पॉल मार्वल जो है वो एंडीन का सन है, और ये पॉल मार्वल जो है वो एंडीन और राल्फ का सन था और ये रेमंड का स्टेप सन था। अब आते हैं हम इसकी प्लॉट समरी की तरफ। प्लॉट समरी जो है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा प्लॉट है, क्योंकि इसमें जो है वो मैरिज कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई गई है, मैरिज मार्केट दिखाई गई है इस पूरे नॉवल में। अंडीन स्प्रैग अपने पेरेंट्स के साथ मिड वेस्ट में रह रही होती है।
और ये अपने पेरेंट्स को फोर्स करती है कि हम जो है वो न्यूयॉर्क सिटी चलते हैं। अभी अपने पेरेंट्स के साथ न्यूयॉर्क सिटी आ जाती है और स्टेंटोरियन जो होटल है वहाँ पे आके रहना शुरू कर देती है। अभी जो होटल है वो अच्छा था, अच्छी प्लेस पे था, लेकिन जो उसके आसपास का एरिया था, जो सराउंडिंग में प्लेस थी, वो इतनी फैशनेबल नहीं थी। अब अंडीन जो है वो यहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। अब वो न्यूयॉर्क सिटी के इन्वायरमेंट को समझ रही है और वो ये चीज़ें लर्न कर रही है कि अपर क्लास के साथ जो है ना वो कैसे बीट करना है, कैसे सर्वाइव करना है अपर क्लास के साथ यहाँ न्यूयॉर्क में। अभी जो मिस्टर स्प्रैग हैं, डीन के फादर, उन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस यहाँ पे सेट कर लिया था, लेकिन एंडीन जो है वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी यहाँ की हाई सोसाइटी में, क्योंकि वो हाई सोसाइटी को भी सीख रही थी कि यहाँ पे जो है ना वो कैसे पार्टीज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं और अपर क्लास के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। अब एक दिन क्या होता है, एंडीन को एक इनविटेशन आता है और वो इनविटेशन जो है वो डिनर पार्टी का होता है। लॉरा फेयरफोर्ड और उसका जो ब्रदर है रैल्फ मार्वल, ये इसको इनवाइट करते हैं डिनर पर। लॉरा फेयरफोर्ड और रैल्फ मार्वल न्यूयॉर्क की अपर क्लास को यहाँ पे जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। रैल्फ जो है ना वो एंडीन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। अब ये एंडीन में इंटरेस्ट तो लेता है और इन दोनों की जो है ना वो एंगेजमेंट भी हो जाती है, रैल्फ और एंडीन की। अब अचानक से क्या होता है कि एंडीन का जो फर्स्ट हस्बैंड है एल्मर मोफत, वो न्यूयॉर्क में आ जाता है। एल्मर मोफत कहता है कि मैं जो है ना वो एक शर्ट पे जो है ना वो चुप रहूंगा। मैं रैल्फ को ये नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारा फर्स्ट हस्बैंड हूँ या फिर मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूँ। अगर तुम जो है ना वो मेरी बिजनेस में हेल्प करोगी, तो मैरिज के बाद जो है ना मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दोगी और मेरे बिजनेस सेट करने में मेरी हेल्प करोगी। अंडीन एल्मर की इस बात को मान लेती है और रैल्फ और अंडीन इन दोनों की शादी हो जाती है। अब क्या था, अंडीन और रैल्फ ये दोनों हनीमून के लिए यूरोप जाते हैं। अब रैल्फ वहाँ पे जाके रियलाइज करता है कि अंडीन जो है ना वो मुझ पे इतना फोकस नहीं करती है, इसे सोशल स्टेटस की ज़्यादा नीड है या फिर ये ज़्यादा जो है वो शो ऑफ करती है। इसे जो है ना वो सिर्फ सोशल स्टेटस से कंसर्न है, मुझसे जो है वो कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पे अंडीन जो है वो काफ़ी लोनली फील करती है और उसके बाद वहाँ से बोर होकर ये दोनों कपल जो है ना वो वापस आ जाते हैं। अब वापस जब आते हैं तो राल्फ को पता चलता है कि अंडीन जो है ना वो प्रेग्नेंट है, उनका एक सन होता है जिसका नेम पॉल मार्वल होता है। डीन और रैल्फ ये दोनों न्यूयॉर्क वापस तो आ जाते हैं, लेकिन विद इन द ईयर्स इनकी जो मैरिज है वो डिसॉल्व होना शुरू हो गई थी। मीन्स कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी एंड ये एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एंडीन का जो मोस्टली इंटरेस्ट था वो सिर्फ अपर क्लास में था, लेविश लाइफस्टाइल में था, फैशनेबल थिंग्स में था। उसे हस्बैंड और अपने सन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे ये था कि पार्टीज़ हों, डिनर्स हों, उसे जो है वो सोशलाइज करना जो है वो बहुत अच्छा लगता था, या फिर उसकी जो है ना वो नीड सिर्फ सोशलाइजेशन थी। अब इसका जो है ना वो एक अफेयर स्टार्ट हो जाता है एंडीन का पीटर वैन डिगन के साथ। पीटर वैन डिगन एक्चुअली में रैल्फ की कज़न क्लेयर वैन डिगन के हस्बैंड हैं और पीटर वैन की जो रेपुटेशन है वो अच्छी नहीं है। उसे जो है वो एक नोटोरियस प्ले बॉय जो है वो सोसाइटी में कहा जाता है। अंडीन अपनी फैमिली से इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी कि पॉल की बर्थडे के दिन ये उसे पिकअप करना ही भूल गई थी। अंडीन जो है ना वो कहती है कि मुझे जो है ना वो यूरोप में रहना है, तो ये अपने हस्बैंड को एक्सक्यूज़ देकर यहाँ से हमेशा के लिए फ्रांस मूव ऑन कर जाती है। अंडीन फ्रांस जाकर डिसाइड करती है कि मैं रैल्फ को जो है वो डाइवोर्स कर दूंगी और मेरी जो नेक्स्ट मैरिज होगी वो पीटर के साथ होगी। लेकिन पीटर जो है वो अपनी फर्स्ट वाइफ को छोड़ना नहीं चाह रहा था, जबकि पीटर जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल मैन था और ये अंडीन के एक्सपेंसेस को भी जो है वो पूरा कर सकता था। अंडीन का पीटर के साथ शादी का प्लान कैंसिल हो जाता है और उसके बाद ये दोबारा से पेरिस जाती है और पेरिस जाकर ये रेमंड के साथ अफेयर स्टार्ट कर लेती है। रेमंड भी एक वेल्दी मैन था और ये फ्रेंच कैथलिक से बिलोंग करता था, लेकिन ये भी जो है वो अपनी वाइफ को जो है वो डाइवोर्स नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उनके रिलीजन में जो है वो डाइवोर्स कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। एंडीन की एब्सेंस में रैल्फ अपनी फैमिली के साथ मिलकर पॉल की जो है वो अपब्रिंगिंग कर रहा था, उसकी जो है वो केयर कर रहा था। लेकिन रैल्फ जो है ना वो डाइवोर्स पेपर जब साइन करता है तो वो उनको रीड नहीं करता है। लेकिन जब ये अपनी कज़न क्लेयर से जो है वो बात करता है तो क्लेयर इसे जो है ना वो रियलाइज़ करवाती है कि एक्चुअली में डाइवोर्स पेपर में लिखा क्या हुआ है। डाइवोर्स पेपर में कस्टडी तो ली गई है, लेकिन कस्टडी का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो मनी है उसको इंक्रीज़ किया जाए। एंड इसी तरह से एंडीन बहुत सारे पैसे जो है वो रैल्फ की फैमिली से ले लेती है और इसे एल्मर मोफत को देखती है ताकि वो अपना बिजनेस जो है ना वो सेट कर सके एपेक्स में। पॉल की कस्टडी का जब केस चल रहा होता है तो रैल्फ को पता चलता है कि एंडीन की फर्स्ट मैरिज भी थी और एल्मर जो है वो इसका फर्स्ट हस्बैंड है। जब वो ये सब कुछ सुनता है तो ये सुसाइड कर लेता है। अब इसके सुसाइड के बाद इसने जो इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, अब वो जो है ना वो फ्लरिश होना शुरू हो गया था, उसका प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। एंडीन उसके बाद रेमंड के साथ अपनी थर्ड मैरिज करती है और पॉल को भी अपने साथ फ्रांस ले जाती है।
अब इस मैरिज में ये शॉर्ट टाइम के लिए हैप्पी थी, लेकिन रेमंड जो है वो एंडीन को एक डेजर्टेड प्लेस पे भेज देता है रदर देन पेरिस। एंडीन को फील होता है कि वो रेमंड की फैमिली में ट्रैप हो चुकी है, उसकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनमें ट्रैप हो चुकी है। तो फिर ये इसको छोड़कर जो है ना वो अपने एक्स हस्बैंड एल्मर मोफत के पास दोबारा से चली जाती है, क्योंकि एल्मर का बिजनेस जो है वो फ्लरिश हो रहा था और वो काफ़ी वेल्दी मैन बन चुका था। एंड एल्मर अब जो है वो एंडीन के इजीली एक्सपेंसेस को भी पूरा कर सकता था। एल्मर और एंडीन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो एक साथ स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। एल्मर एंडीन को कहता है कि अगर तुम रेमंड को डाइवोर्स कर दो तो मैं तुमसे जो है ना वो दोबारा से शादी कर लूँगा और हम अच्छे से जो है ना वो हैप्पीली मैरिड लाइफ को स्पेंड करेंगे। एंडीन एल्मर के साथ अग्री करती है और रेमंड को वो छोड़ देती है। उसके बाद कुछ सालों बाद दिखाया जाता है कि एंडीन और एल्मर एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। एंडीन के पास अब वो सब कुछ था जो नॉवल के स्टार्ट पर वो चाहती थी। एल्मर एंडीन का फर्स्ट हस्बैंड है जो उसके सारे एक्सपेंसेस को पूरा कर रहा था, उसके सारी विशेस को पूरा कर रहा था। पॉल जो है ना वो अब होटल में अकेला घूमता रहता है, क्योंकि कोई भी अब उसको जो है वो ऑन नहीं कर रहा था। एंड एंडीन के जो पेरेंट्स हैं वो वर्ल्ड टूर पर गए हुए थे। अब एंडीन जो है वो एक ट्रिम्फेंट डिनर पार्टी जो है वो होस्ट करने वाली थी। अब वो उस पार्टी पे जो है ना वो इमेजिन करती है कि एक एम्बेसडर की वाइफ होना जो है ना वो कैसा फील करता है, या फिर वो फीलिंग्स कैसी हैं, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में जो है ना वो बहुत सारी डाइवोर्सेस देखी हैं। इसने जो है वो बहुत सारे मेंस को अपनी लाइफ में देखा है। तो उसे एक मैन की वाइफ होना जो है ना वो वाली फीलिंग का नहीं पता है और वो उसको एंजॉय करना चाहती है। तो वो जस्ट उसको जो है वो एडमायर करती है, इमेजिन करती है, क्योंकि ये फीलिंग उसके पास नहीं है। एंड यहाँ पे ये जो नॉवल है वो एंड हो जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो नॉवल है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।